गुड मॉर्निंग गाइस। माय नेम इज संजीव एंड हम जैसे कि आपको पता है फ्री जुडिशियल क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं एंड इसमें आज सेकंड लेक्चर है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का। सो टॉपिक है डेफिनेशन सेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी। इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि नेचर क्या होता है सीआरपीसी का, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड क्या है, स्कोप क्या है एंड रिलेटेड टर्म्स। ठीक है, आज हम सिर्फ डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 2 की डेफिनेशन स्टार्ट कैसे होती है। सेक्शन 2, सेक्शन 2 बोलता है इन दिस कोड अनलेस कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर। इन दिस कोड अनलेस कॉन्टेक्स्ट रिक्वायर्ड। ठीक है, मतलब क्या है कि इस कोड में अगर कहीं और एक स्पेसिफिक डेफिनेशन दी हुई है तो ये वाली डेफिनेशन यूज करने की जगह हम उस डेफिनेशन को अपनाना अपनाएंगे। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर एक जनरल डेफिनेशंस दे रखी है बट देयर आर सम प्रोविजंस जो खुद के डेफिनेशंस देता है। ठीक है, उन डेफिनेशंस को हम यहाँ से नहीं लेंगे, वो उसी की डेफिनेशन वहीं से पढ़ेंगे। ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज सेइंग अनलेस कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर, कि कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज जो चाहता है उसको छोड़कर डेफिनेशन यहाँ दी गई है। ठीक है, तो पहली डेफिनेशन कौन सी है इसमें? ए, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल। बेलेबल एंड नॉन बेलेबल। ठीक है, ऑफेंसेस। व्हाट डू यू मीन बाय बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस? चलो पहले इसके एक्ट को देखते हैं क्या है। मीन्स एन ऑफेंस as which is shown as bailable in the first schedule। ठीक है, और which is made bailable by, या फिर made bailable by any other law। for time being force। सो बेसिकली बेलेबल की डेफिनेशन दी है, एक तो फर्स्ट शेड्यूल में है और दूसरी कहाँ पर है, किसी अदर लॉ में बेलेबल ऑफेंस की बात कर रखी है तो वहां पर। टेकिंग एन एग्जांपल, जैसे कि सेक्शन 37 ऑफ एनडीपीएस एक्ट। ठीक है, सेक्शन 37 ऑफ एनडीपीएस एक्ट बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस की बात करता है। इन केस ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स, इलीगल इंटॉक्सिकेंट्स बेसिकली। ठीक है, सो फर्स्ट तो है अपने इसी सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में दे रखा है कि ये वाला ऑफेंस बेलेबल है, जो कि आईपीसी के बारे में बात करता है। ठीक है, बेसिकली बट इसके अलावा कहीं और भी बेलेबल की बात कर रखी है तो उसके बारे में बात होगी, जैसे कि सेक्शन 37 ऑफ एनडीपीएस। और दूसरी क्या डेफिनेशन है इस पर? दूसरी डेफिनेशन है नॉन बेलेबल की। वो क्या कहता है? मीन्स एनी अदर ऑफेंस। मतलब कि बेलेबल जो थे उनको छोड़कर जितने भी ऑफेंस होंगे वो सारे नॉन बेलेबल है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अब देखते हैं दूसरी बात। दूसरी बात है शेड्यूल 1 की कॉलम कॉलम की सी कॉलम 5 टॉक्स अबाउट बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। ठीक है, थर्डली
इवन आईपीसी की भी बात करते हैं, ठीक है, आईपीसी ही है कॉलम इसमें शेड्यूल 1 में, तो उसमें ही बेलेबल एंड नॉन बेलेबल के बारे में बात कर रखी है, ठीक है। अब इसमें जनरली ले लो, ठीक है, 3 years और मोर इज इक्वल टू नॉन बेलेबल ऑफेंस, एंड लेस हुआ तो बेलेबल, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल तो देख लिया, बट इसका जो प्रोविजन है, बेल का प्रोविजन कहाँ दिया हुआ है सीआरपीसी में? चैप्टर, बताओ बताओ बताओ, चैप्टर 30, आगे, हाँ, 3 ऑफ सीआरपीसी। टोटल चैप्टर कितने हैं इसमें? चैप्टर है 37। अच्छा, कौन से सेक्शन स्पेसिफिकली बेल की बात करता है? सेक्शन 436 टू 439। अच्छा, एंटीसिपेटरी बेल कहाँ पे है? सेक्शन 438 में। तो ये प्रोविजन भी हम देखेंगे। अभी क्या है, बेलेबल और नॉन बेलेबल में मतलब समझ में आया कि अगर 3 साल से ज्यादा का ऑफेंस है तो उसको हम जनरली क्या कहेंगे? नॉन बेलेबल। अगर 3 साल से कम है तो बेलेबल, ठीक है। और सेकेंडली, बेलेबल कौन से उसमें दे रखा है शेड्यूल में? शेड्यूल 1 के अंदर कौन सी कॉलम है? कॉलम 5, ठीक है। थर्डली, अगर किसी और एक्ट में भी बेलेबल और नॉन बेलेबल की बात कर रखी है तो वो भी इसी एक्ट के अंदर आ रहा है, ठीक है। उसकी भी एप्लीकेशन इसी एक्ट के अंदर ही जाएगी, जो कि 436 से 439 तक हमें उसकी बेल डालनी है, ठीक है। तो 440 से लेके 446 एंड 447 तक जो है वो है बॉन्ड के बारे में बात, ठीक है। सी बी, अब आता है चार्ज। चार्ज की डेफिनेशन क्या कहता है? इंक्लूसिव डेफिनेशन दी हुई है, मतलब डिफाइन नहीं किया है बट इंक्लूड कर रखा है। क्या 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 इंक्लूड किया है चार्ज में? ए, एनी हेड ऑफ चार्ज, एनी हेड ऑफ चार्ज when the charge contain more than one head. One head. So basically क्या मतलब है? या तो एक ही चार्ज होगा या फिर कई सारे चार्ज होंगे तो वो चार्ज भी। बेसिकली चार्ज की बात क्या कर रहा है? चार्ज आर लाइक स्पेसिफिक प्रोविजंस जिस क्राइम के लिए, जिस ऑफेंस के लिए दैट पर्सन इज गिल्टी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी, 2 पर्सन है, ठीक है, 2 पर्सन किसी की गाड़ी लूट रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट क्या क्या चार्ज लगेंगे? सेक्शन 395 तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। सेक्शन 395 के अलावा एक और चार्ज लगेगा जो कि है सेक्शन 120 बी। क्यों? 2 जने हैं तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होगी, ठीक है। चलो कॉन्स्पिरेसी की छोड़ो, सेक्शन 34 तो लगेगा ही ना, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, हाँ, क्रिमिनल इंटेंशन तो है ना साथ में। अब इसके अलावा इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन हो, तो प्रिसाइज डेफिनेशन क्या हो सकती है? ठीक है, प्रिसाइज फॉर्मुलेशन ऑफ specific accusation made against the accused, a person or accused, ठीक है। प्रिसाइज फॉर्मुलेशन बेसिकली एक स्पेसिफिक एक्यूजेशन हमने उस एक्यूज के अगेंस्ट लगाई है, जो फॉर एग्जांपल 395, फॉर एग्जांपल 378, जैसे कि थेफ्ट है, 395 रॉबरी, इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, प्रिसाइज फॉर्मुलेशन ऑफ स्पेसिफिक accusation based against a person or accused. Secondly, it is framed when
prima facie case is disclosed against an accused about commission of certain offense. ठीक है, एक अगर किसी के अगेंस्ट प्राइमा फेसाई केस फ्रेम हो रहा है, फॉर एग्जांपल हमें दिख रहा है कि साफ साफ इसने चोरी की है, हमें दिख रहा है इसने साफ साफ रॉबरी की है, तो ऐसे पर्सन के अगेंस्ट, हाँ, कोई जो केस डिस्क्लोज हो रहा है, हाँ, उसके अगेंस्ट प्राइमा प्रिसाइज फॉर्मुलेशन ऑफ स्पेसिफिक एक्यूजेशन आ रही है, तो उस केस में भी चार्ज फ्रेम होगा। ठीक है, सो इससे हमें क्या पता लगता है कि ऑब्जेक्ट क्या है चार्ज का। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? सॉरी, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है टू गिव नोटिस ऑफ एसेंशियल फैक्ट्स which prosecution proposes to establish against the accused in order to prove case against him. सो बेसिकली कहना क्या चाहता है कि अगर किसी अगेंस्ट हमने चार्जेस फ्रेम किए हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो अपना प्रोसिक्यूशन है, जैसे कि स्टेट एक्यूज के खिलाफ केस लड़ रही है, ठीक है, क्योंकि एक्यूज को हमें एक्यूज की गिल्ट प्रूव करनी है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होगी, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में हमें पता होना चाहिए ना कि उसके अगेंस्ट कौन सा चार्ज लगा है। अगर वो चार्ज पता लग जाए तो उस चार्ज के अंदर जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, वो इंग्रेडिएंट्स अगर एसेंशियल फैक्ट्स के साथ मैच करते हैं, दैट मींस ही हैड डन दैट स्पेसिफिक ऑफेंस एंड उस ऑफेंस के लिए उसको सजा मिलनी चाहिए। Hereby, charges help the prosecution to establish the accused, huh, that he is having a guilt against that crime. ठीक है, अब कहता है कि it separates inquiry from trial. दो हम इसकी डेफिनेशन आगे पढ़ेंगे, इंक्वायरी और ट्रायल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, बेसिकली इंक्वायरी जहां पर खत्म होती है, ट्रायल वहां स्टार्ट होता है, जनरली ये बताएंगे। ठीक है, बट ये सेपरेट कैसे कर रहे हैं इंक्वायरी और ट्रायल को। ठीक है, इंक्वायरी में हम गिल्ट प्रूव मतलब गिल्ट को देखते हैं कि वेदर ही इज अ गिल्टी और नॉट। अगर उसमें इंक्वायरी में अलग लगता है कि इसके अगेंस्ट प्राइमा फेसाई केस बनता है, तो हम ट्रायल पे चले जाते हैं। अगर हमें लगता है कि इसके खिलाफ प्राइमा फेसाई केस नहीं बनता, तो हम उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इट्स सेपरेट इंक्वायरी फ्रॉम ट्रायल। इंक्वायरी या तो उसको ट्रायल पे भेज देगा या फिर उसको डिस्चार्ज कर देगा। ठीक, ठीक है। फोर्थ, अगला पॉइंट है, चार्जेस कहां पर दिए हुए हैं सीआरपी से, आर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 211 से 224। चैप्टर कौन सा वो है? चैप्टर है 17। ठीक है, चार्जेस समझ में आ गया। अब आता है नेक्स्ट सी, सेक्शन 2 का क्लॉज सी, जो डिफाइन करता है कॉग्निजेबल ऑफेंस। as well as cognizable case।
केस और ऑफेंस में डिफरेंस होता है, ठीक है। ऑफेंस इज जस्ट लाइक स्पेसिफिक एक्यूजेशन एंड केस इज लाइक पूरा का पूरा केस जिसमें मोर देन वन एक्यूजेशन आती है, ठीक है। सो क्या कहना चाह रहा है, मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच, मतलब ऑफेंस फॉर विच, ठीक है। एंड कॉग्निजेबल केस मीन्स इन विच, फॉर विच एंड इन विच दो चीजें हैं, ठीक है। ऑफेंस फॉर विच एंड केस इन विच, केस के अंदर और ऑफेंस के लिए, ठीक है। क्या होता है, पुलिस ऑफिसर मे इन अकॉर्डेंस विद फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डेंस में, ठीक है, फॉर टाइम बिंग इनफोर्स अरेस्ट विदाउट वारंट। ओके, सो बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं, इफ पुलिस ऑफिसर को लगता है कि he has done a cognizable offense, in that case he has authority to arrest without warrant। कौन सा सेक्शन ये बात करता है, सेक्शन 154, ठीक है, जो बोलता है कि पर्सन कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है। अगली बात क्या है, सेक्शन, इसी के अलावा एक नॉन कॉग्निजेबल की बात होती है जो कि डिफाइंड है सेक्शन 2 के एल में, ठीक है। सेक्शन 2 के एल में नॉन कॉग्निजेबल भी डिफाइंड है, जो क्या डिफाइन करता है अभी देखते हैं। सेक्शन 2 एल क्या कह रहा है, एन ऑफेंस फॉर विच, अच्छा इसमें ऑफेंस फॉर विच एंड केस इन विच, ठीक है, सेम बात, ऑफेंस और केस में डिफरेंस है। क्या कह रहा है कि पुलिस हैज नो अथॉरिटी टू विद, पुलिस नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है। नॉन कॉग्निजेबल क्या हुआ, जिसमें पुलिस को कोई अथॉरिटी नहीं है अरेस्ट करने की विदाउट वारंट। ये कौन से सेक्शन में बात होती है, सेक्शन 155 का क्लॉज 2, क्या कहता है कि पुलिस ऑफिसर शैल नॉट इन्वेस्टिगेट अ कॉग्निजेबल केस विदाउट द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट हैविंग पावर टू ट्राई सच केस और कमिट सच केस फॉर ट्रायल, ठीक है। पुलिस ऑफिसर कोई भी नॉन कॉग्निजेबल को इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा बिना मैजिस्ट्रेट की ऑर्डर के, ठीक है, और ना ही, ठीक है, उसे मैजिस्ट्रेट भी मतलब ऑर्डर करेगा, क्योंकि उसे पहले देखना पड़ेगा ना कि वेदर दिस स्पेसिफिक एक्यूजेशन अगेंस्ट द एक्यूज इज प्राइमा फेसाई अगेंस्ट हिम और नॉट। इफ इट इज अ प्राइमा फेसाई अगेंस्ट हिम देन ऑब्वियसली ही विल गो फॉर इट एंड इसको ट्रायल में छोड़ देगा, एंड उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेक्शन 202 उसकी इंक्वायरी करेगा, ठीक है। इंक्वायरी के बाद ही वो उसको ट्रायल पे भेजेगा, ठीक है। सेक्शन 202 एक तरह से इंक्वायरी की ही बात कर रहा है कि इस केस में वो इंक्वायर कर सकता है। सेम ही चीज, यही दो चीजें एक सेक्शन 41 के क्लोज 1 में भी लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट, पुलिस ऑफिसर में विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट एंड विदाउट वारंट अरेस्ट एनी पर्सन, ठीक है। बेसिकली कॉग्निजेबल केस में अरेस्ट विदाउट वारंट। इसी के साथ सेक्शन 41 का क्लोज टू क्या कहता है कि नॉन कॉग्निजेबल में नो नो अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है। इसके अलावा और क्या कहते हैं, इसके अलावा कहता है कि अगर चलिए एक सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 155 का 4, सेक्शन 155 का 4 क्या कहता है कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है प्लस एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है। क्या होगा, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस कहलाएगा,
ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है और कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो वो भी क्या कहेगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ही कहलाएंगे। बेसिकली मतलब क्या है कि हमने चार्ज देखा था ना, चार्ज में क्या लिखा हुआ था कि एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन चार्ज कंटेन मोर देन वन हेड, मतलब स्पेसिफिक एक्यूजेशन ज्यादा है, एक एक्यूजेशन बात करता है कॉग्निजेबल की, एक करता है नॉन कॉग्निजेबल की, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में जो पूरा केस है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा, ठीक है। अगर वो नॉन कॉग्निजेबल है दोनों तो नॉन कॉग्निजेबल ही माना जाएगा, सेक्शन 155 का 4 ये कहता है, ठीक है। अगर हमें इनकी स्पेसिफिकेशन देखनी है कहाँ की, वेदर ऑफेंस इज कॉग्निजेबल और नॉट, तो वो कहाँ पे लिखा हुआ है, शेड्यूल 1 कॉलम 4 क्या कहते हैं, नॉन कॉग्निजेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, ठीक है। सो कहाँ पर देखना है हमें, अगर कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल के बारे में पता करना है तो वो पता होगा सेक्शन और शेड्यूल 1 के कॉलम 4 के अंदर, जो कि डिफाइन करता है वेदर दिस ऑफेंस इज कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। अब आता है सेक्शन 2 का डी, जो कि डिफाइन कर रहा है कंप्लेंट। अगर आप देख रहे होंगे तो मैं नीचे है मेरे पास ये बेयर एक्ट, ओके, तो बेयर एक्ट से ही हम सब कुछ पढ़ रहे हैं साथ साथ, ओके। तो अपनी बेयर एक्ट अपने हाथ में रखनी है आप लोगों को, क्योंकि बेयर एक्ट इज द की। अगर इसी को हम ध्यान से पढ़ लेना तो हमारा प्रीलिम्स आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। तो कंप्लेंट में क्या क्या लिखा हुआ है, नंबर 1, एनी एलिगेशन और वेदर ओरल और रिटर्न, ठीक है, कोई एलिगेशन है जो ओरल है और रिटर्न है। सेकंड, टू अ मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट को दी गई, ठीक है। थर्ड, विद द व्यू ऑफ टेकिंग एक्शन, ठीक है। और फोर्थ, बट डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट। तो बेसिकली कंप्लेंट क्या कह रहा है कि एक एलिगेशन है, चाहे वो ओरल हो रिटर्न हो, जो कि मैजिस्ट्रेट को दी गई है, किस लिए, ताकि उस पर एक्शन लिया जाए, ठीक है, उसे हम कंप्लेंट कहेंगे। क्या वो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल की बात करता है, यस, इट इज फॉर बोथ, वेदर इज कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। दोनों के लिए कोई एलिगेशन हो, कोई भी एलिगेशन चाहे ओरल हो या फिर रिटर्न हो, ठीक है, जो कि मैजिस्ट्रेट को दी गई हो, किस लिए, ताकि उस पर एक्शन लिया जाए, बट उसमें क्या इंक्लूडेड नहीं है, पुलिस रिपोर्ट, ठीक है। बट इसकी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या कह रहा है, एक्सप्लेनेशन सॉरी, एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि रिपोर्ट मेड बाय पुलिस ऑफिसर इन विच in a case which discloses after investigation, देख, after investigation वर्ड है, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के बाद, ठीक है, if a case discloses non cognizable offense, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, डीम कर लेंगे कंप्लेंट बाय, कौन किसके अलावा, बाय द पुलिस ऑफिसर who to whom report has been made, by whom such report has been made, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट हमें पता लगता है
कि ये केस है नॉन कॉग्निजेबल केस। पुलिस ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेशन करने गया, फॉर एग्जांपल वो जाता है केस में, ठीक है, केस में जाकर देखता है यार यहाँ पे तो अच्छा खासा क्राइम हुआ पड़ा है, इट मस्ट बी अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, वो कोर्ट अपना आएगा और एफआईआर काट देगा, ठीक है। एफआईआर काटने के बाद उसको बाद में पता लगता है नो, ये एफआईआर हमने गलत काट दी है, हाँ, और ये केस डिस्क्लोज कर रहा है एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए, जो कि है सेक्शन 155 के अंदर डील होता है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में क्या, अरेस्ट विदाउट वारंट होगा, एंड पुलिस ऑफिसर के पास पावर नहीं है, क्योंकि उसको पावर लेने के लिए मजिस्ट्रेट की अथॉरिटी चाहिए, ठीक है। अगर मजिस्ट्रेट की अथॉरिटी नहीं है तो ही कैन नॉट कम फॉरवर्ड विद द केस। ऐसी सिचुएशन में इस केस का कोई मतलब नहीं रहता। तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, वो सिंपली सिर्फ यही करेगा कि इस केस को मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएगा, ठीक है। मजिस्ट्रेट इस केस पे हल्की फुल्की इंक्वायरी करके उस केस पे पुलिस ने जो रिपोर्ट फाइल किया ना, उसी रिपोर्ट को एक कंप्लेंट मान लेगा, ठीक है। बेसिकली जो रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर ने फाइल कर दी वही कंप्लेंट मानी जाएगी इस एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग। अब आता है अगली बात कि कंप्लेंट का हमें पता लग गया कि फॉर्म क्या होना चाहिए, ओरल और रिटर्न होती है। कमीशन ऑफेंस कौन सा है, कॉग्निजेबल हो या अननोन कॉग्निजेबल हो, पर्सन कौन सा हो, वेदर नॉन और अननोन, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है ये। और थर्ड है इट मस्ट बी मेड टू मजिस्ट्रेट, ठीक है, अननोन अननोन, ठीक है। अब आता है, हमने डीम्ड कंप्लेंट देख ली कि आफ्टर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर को लगता है कि इट इज एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 2 का डी इज फॉर्मली कॉल्ड एज डीम्ड कंप्लेंट, सॉरी यार क्या लिख दिया, ठीक है। डीम्ड कंप्लेंट एक्सप्लेनेशन 2D क्या कहता है कि पुलिस ऑफिसर अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको पता लगता है कि दैट दिस स्पेसिफिक एक्यूजेशन मेड अगेंस्ट द अक्यूज्ड इज अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, in that case the report filed by the police officer shall be termed as deemed complaint within that, which has to be filed to magistrate, okay। थर्ड क्या कहता है, सेक्शन का 2E क्या कहता है, सेक्शन 2E ये बात करता है हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में तीन डेफिनेशन है, देखो। पहली क्या, इन रिलेशन टू एनी स्टेट हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट। अगर एक स्टेट है, स्टेट, तो इस स्टेट में जो हाई कोर्ट है तो इस ये वाली हाई कोर्ट, ठीक है। स्टेट में जो हाई कोर्ट है तो ये वाली हाई कोर्ट। सेकंड है कि इन रिलेशन टू यूटी, यूनियन टेरिटरी, जैसे कि पंजाब है, उसकी समझ लो J&K वाली यूनियन टेरिटरी, ठीक है। To which jurisdiction of High Court of State has been extended by law, that High Court, Jammu and Kashmir and Ladakh की एक ही हाई कोर्ट है तो वो हाई कोर्ट, ठीक है। सो दो यूनियन टेरिटरीज को अगर एक हाई कोर्ट दी गई है तो वो हाई कोर्ट, सेकंड था, ठीक। थर्ड, in relation to any other union territory the highest criminal appeal for that territory under Supreme Court of India, ठीक है। अगर यूनियन टेरिटरी में कोई भी हाई कोर्ट नहीं बता रखी कि इसकी हाई कोर्ट होगी, तो ऐसी सिचुएशन में जो हाईएस्ट क्रिमिनल अपील कोर्ट होगी विल बी कंसिडर्ड एज हाई कोर्ट, ठीक है। हाईएस्ट क्रिमिनल अपील कोर्ट को ही हाई कोर्ट माना जाएंगे अदर देन सुप्रीम कोर्ट, जहां पर
नो हाई कोर्ट हैज बीन डिफाइंड मेंशन्ड, वहां पर हाईएस्ट क्रिमिनल अपील कोर्ट। ओके, अब आता है सेक्शन 2F। सेक्शन 2F इंडिया को डिफाइन कर रहा है, क्या है, मीन्स टेरिटरी टू विच दिस कोड एक्सटेंड। ठीक है, टेरिटरी टू विच दिस कोड एक्सटेंड्स, जहां तक ये कोड एक्सटेंड हो रहा है वहां तक की टेरिटरी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आईपीसी, सीआरपीसी इज अ प्रोसीजरल लॉ, ठीक है, एंड आईपीसी इज अ सब्सटेंटिव लॉ। आईपीसी विद इन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, जहां जहां पर इवन एरोप्लेन जहां पर उड़ रहा है और आउट ऑफ सीज हो, आउटर सीज पे हो, वहां पर भी आईपीसी लागू होती है। तो जहां जहां आईपीसी लागू है वहां वहां उस ऑफेंस के लिए सीआरपीसी लागू होगी। ठीक है, ये कहना चाहते हैं इंडिया में। अब आता है 2G, क्या कहते हैं, इंक्वायरी। हमने देखा था ना इंक्वायरी क्या है, 2G, इससे पहले, कि इंक्वायरी जहां पर खत्म होती है वहां पर ट्रायल स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर इंक्वायरी क्या है, मीन्स इंक्वायरी अदर देन ट्रायल conducted under this code by magistrate or court. This code by magistrate or court. So इंक्वायरी क्या हुआ कि ट्रायल को छोड़कर, हाँ, कोई भी इन्वेस्टिगेशन या फिर इंक्वायरी जो भी मजिस्ट्रेट ने की हो, ये जानने के लिए कि whether this accusation is false or true, whether a prima facie case made against the accused meant to be made or not। ठीक है, क्या झूठे केस में तो नहीं फंसा दिया accused को। तो ऐसी सिचुएशन में मजिस्ट्रेट क्या करता है कि अपना माइंड लगाता है, कॉग्निजेंस लेने से पहले अपना माइंड लगाता है कि वेदर क्या पुलिस बायस तो नहीं है। अगर बायस्ड है तो ऑब्वियसली बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाएगा एक्यूज्ड को। ठीक है, इस बेनिफिट ऑफ डाउट के लिए एंड बियॉन्ड रीजनेबल प्रूव करने के लिए वेदर एक्यूज्ड इज गिल्टी और नॉट, तो एप्लीकेशन ऑफ माइंड जहां पर लग रहा है मजिस्ट्रेट का, वो इंक्वायरी कहलाई जाएगी। ठीक है, सो बेसिक पर्पस क्या हुआ, हाँ, पर्पस है टू असरटेन ट्रुथ और falsity of facts in order to proceed further under this code। सो बेसिकली क्या कहना चाहिए कि ट्रुथ और फॉल्सिफिसिटी ऑफ द केस को असरटेन करने के लिए कि सच्चाई और झूठ क्या है, ताकि हम उस केस में या तो उस पर्सन को क्या कर सकते हैं, हाँ, डिस्चार्ज कर सकते हैं या फिर ट्रायल पर ले जा सकते हैं। डिस्चार्ज मतलब उसको निकाल दिया है केस से, बट अगर कुछ टाइम बाद लगता है कि इसके अगेंस्ट केस बनता है तो उसको फिर से ट्रायल पे ला सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इंक्वायरी इज टू असर्टेन वेदर अ प्राइमा फेसाई केस मेड अगेंस्ट द एक्यूज्ड और नॉट। ठीक है, अभी क्वेश्चन आता है वेदर इंक्वायरी और ट्रायल ओवरलैप होगा। ऑब्वियसली कभी भी नहीं, नो ओवरलैप बिटवीन ट्रायल और inquiry or trial, but there can be overlap
between inquiry and investigation। कोई स्पेसिफिक प्रोविजन बताएगा मुझे इसके लिए, इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए, इस ये जो मैंने वर्ड लिखा है कि कौन सा पर्पस इस चीज को प्रूव करता है। देखा जाए तो सेक्शन 173 का क्लोज 8 क्या कहता है? मैजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर फर्दर इन्वेस्टिगेशन इवन आफ्टर फर्दर इन्वेस्टिगेशन इवन आफ्टर कहते हैं चालान हैज बीन प्रेजेंटेड। चालान पेश होने के बाद भी मजिस्ट्रेट के पास पावर है फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवाने की पुलिस ऑफिसर के थ्रू। क्यों? कई बार क्या होता है 90 डेज के अंदर अंदर चालान पेश करना होता है जनरली, ठीक है। 60 डेज इन मोस्ट ऑफ द ऑफेंस एंड 90 डेज इन केस ऑफ डेथ, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? पुलिस ऑफिसर तो अपना चालान पेश कर देगा क्राइम के अगेंस्ट, इवन तो उसके पास प्राइमा फेसाई केस बन भी ना हो वो, ठीक है। मजिस्ट्रेट क्या करेगा कि उसे लगेगा कि थोड़ा बहुत तो केस बनता है बट पूरा केस नहीं बनता है जिससे कि मैं ट्रायल में उसको सजा दे सकूं। ऐसी सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगी? मजिस्ट्रेट क्या करेगा? बेसिकली अपना माइंड लगाएगा, माइंड लगाने के बाद बोलेगा कि यू शुड गो एंड ट्राई, मतलब इस पर्सन के अगेंस्ट मेरे सबूत लेकर आओ जिस वजह से मैं इसको सजा दे सकूं, ठीक है। ऑब्वियसली सजा देनी है उसको इफ ही हैज डन समथिंग गिल्ट। अब कुछ सेक्शन है जैसे कि सेक्शन 107, 108, 109, 110, 125, 133, बेसिकली यहाँ पर एटसेट्रा इंक्वायरीज होती है। जब इन प्रोविजंस को स्पेसिफिकली पढ़ेंगे तो हम इनको स्पेसिफिकली डील भी करेंगे, ठीक है। अब आती है अगली सेक्शन 2H। जी तक देखिए, इसको क्या कहते हैं? इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, क्या इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर करता है या मजिस्ट्रेट करता है? ठीक है, अभी पता लग जाएगा वो एक सेकंड में। इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल प्रोसीडिंग, इंक्लूसिव डेफिनेशन है इंक्लूड क्या? ऑल प्रोसीडिंग्स। इसके अलावा क्या है? अंडर दिस कोड फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस, नंबर 1, कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस, और ठीक है, सो बेसिकली कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए भी जो भी प्रोसीडिंग है कंडक्ट किया जाता है किसके थ्रू? कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर और अ पर्सन ऑथोराइज्ड बाय मैजिस्ट्रेट। बेसिकली क्या कहना चाहता है कि इन्वेस्टिगेशन एक ऐसा प्रोसेस है, हाँ, जिसमें सारी प्रोसीडिंग इंक्लूसिव है। सारी प्रोसीडिंग मतलब ट्रायल से पहले तक, ट्रायल से पहले जो कि इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी तक, ठीक है, जिसमें उसने एविडेंस कलेक्ट किया, केस बनाया, स्पेसिफिक केस बनाया उस एक्यूज्ड के अगेंस्ट, प्राइमा फेसाई केस, एंड उस केस को बनाने के लिए उसको मारा, ठीक है, मारना था, छोड़ो उसको, नहीं मारना होना, ठीक है, उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जितने भी प्रोसेस पुलिस ऑफिसर ने अपनाए होंगे उस एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए, सारी प्रोसीडिंग्स इन्वेस्टिगेशन के अंदर आएंगी। CIA 1 के 3rd डिग्री पता है ना, वो वाली इन्वेस्टिगेशन भी इसमें आएगी। बट दिस इन्वेस्टिगेशन हैज टू बी रीड विद सेक्शन 24 to 28, 29 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है, कि
अगर कोई इन्वेस्टिगेशन के दौरान कन्फेशन देता है विदाउट इंड्यूसमेंट थ्रेट और समथिंग, ऐसी सिचुएशन उस कन्फेशन को जायज माना जाएगा, वरना इट्स नाजायज। ठीक है, बेसिक पर्पस तो समझ में आ गया कि ये कलेक्शन ऑफ एविडेंस। सेकेंडली, इन्वेस्टिगेशन किसके थ्रू होती है? इन्वेस्टिगेशन सिर्फ पुलिस ऑफिसर करता है, ये मैंने बताया था ना। क्या मैजिस्ट्रेट करता है? नो, नो, मैजिस्ट्रेट डज नॉट डू इन्वेस्टिगेशन, डज नॉट कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन। फिर मैजिस्ट्रेट का क्या काम है? ही ऑथराइजेस, ही कैन ऑथराइज, क्या, किसको? एनी पर्सन टू इन्वेस्टिगेट, ठीक है, टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन। अब आता है नेक्स्ट वर्ड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, सेक्शन 2 का आई, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, जुडिशियल प्रोसीडिंग में क्या है? एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ एविडेंस इज और मे बी टेकन लीगली ऑन ओथ। ठीक है, क्या कह रहा है? एनी प्रोसीडिंग, कोई भी प्रोसीडिंग जिसमें एविडेंस या तो एविडेंस इज या फिर मे टेकन ऑन ओथ, कि जिस प्रोसीडिंग में एविडेंस को या फिर मे बी एविडेंस ओथ पर लिया जाए उसे जुडिशियल प्रोसीडिंग कहेंगे। ठीक है, क्या इंक्वायरी के टाइम पे जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है? यस, होती है। क्यों? जैसे कि सेक्शन 164 कन्फेशन की और एनी अदर स्टेटमेंट की बात करता है। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट, मैं कन्फेशन की बात नहीं कर रहा, कन्फेशन ओथ पे नहीं होती। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट, हाँ, जो अपनी मर्जी से दे रहा है, ठीक है, क्योंकि सेक्शन 164 दो चीजों की बात करता है, एक तो स्टेटमेंट की और एक कन्फेशन की। मैजिस्ट्रेट स्टेटमेंट को ओथ पे ले सकता है बट कन्फेशन को ओथ पे नहीं लेगा। सो स्टेटमेंट को जो ओथ पे लिया है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग कहलाई जाएगी। ठीक है, सेक्शन 164 ये कहता है। अब आता है सेक्शन 2J, जो कि बात कर रहा है लोकल ज्यूरिडिक्शन की। लोकल ज्यूरिडिक्शन in relation to court or magistrate means any local area which court or magistrate may exercise all of its his power under this code, and such local area as the whole of the state or any part of the state government may notify, कि जो jurisdiction state government ने notify की है for specific of magistrate, वही उसकी लोकल जुरिडिक्शन होगी जो स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई की है। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है कि मैजिस्ट्रेट की जो जुरिडिक्शन है वो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है उस स्टेट के लिए। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट में मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की क्या जुरिडिक्शन है, हर, जैसे अभी कोविड 19 में है, कोविड 19 में रोस्टर अप्लाई होता है। ठीक है, एक जज, कोई जज है, जज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है, उसको एक रोस्टर में एक ड्यूटी दी जाती है कि आज से अम्बाड़ा अम्बाड़ा का, जैसे कि अपने पास के ले लो नीलोखेड़ी का और मधुबन का और करनाल सिटी का थाना आपके अंडर हो गया। ठीक है, निसिंग का थाना दूसरे मजिस्ट्रेट के अंदर हो गया। तो बेसिकली दैट लोकल जुरिडिक्शन इज बीन डिसाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट में भी कौन करता है? जो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ओके, कोर्ट ऑफ सेशन भी करती है। अब आता है सेक्शन
2K मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। ठीक है। एरिया डिक्लेयर्ड और डीम्ड टू बी डिक्लेयर्ड अंडर सेक्शन 8, अंडर सेक्शन 8 में जो एरिया डिक्लेयर्ड है या फिर डिक्लेयर होगा, हाँ, बेसिकली 1,000,000 10 लाख, ठीक है, से ज्यादा वाला एरिया एमएम माना जाएगा, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट का एरिया माना जाएगा। 12 देख लिया है नॉन कॉन्जिनेबल केस 2C के साथ। 2N, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन 2N, दैट इज ऑफेंस। अच्छा, ऑफेंस की एक डेफिनेशन सेक्शन 40 ऑफ आईपीसी में भी दी हुई है। क्या डेफिनेशन आती है कि एनी एक्ट और ओमिशन और कोई एक्ट, मैंने कोई एक्ट किया या फिर मैंने उस एक्ट को करने से ओमिट कर दिया कि मैं वो एक्ट नहीं करूंगा, ठीक है, या तो मैं वो काम करूंगा या नहीं करूंगा। आगे कह रहा है जो कि पनिशेबल बाय लॉ हो, ठीक है, जो कि फोर्स में भी हो, फोर्स में भी होना चाहिए, ठीक है, कोई भी एक्ट जो कि पनिशेबल बाय लॉ हो वो ऑफेंस कहलाएगा। इसके अलावा क्या कहता है कि इट इंक्लूड्स नंबर 1, an act in respect of complaint was made सेक्शन 20 के अंडर, सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट, एक्ट के अंदर कोई कंप्लेंट हो, वो वाला एक्ट, वो वाला ऑफेंस भी ऑफेंस माना जाएगा, ठीक है। लेट्स सी सेक्शन 40 ऑफ आईपीसी क्या कहता है। देयर इज सेक्शन 40 ऑफ आईपीसी, देखते हैं क्या कहता है। बेसिकली वो भी इसी चीज की बात करता है कि एनी ऑफेंस एक्सेप्ट इन दी चैप्टर्स, जो चैप्टर्स इसमें दिए गए हैं, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5A, ठीक है, उन चैप्टर्स को छोड़ के ऑफेंस डिनोट्स थिंग्स मेड पनिशेबल बाय दिस कोड, ठीक है, इन चैप्टरों को छोड़ के जो इस कोड में ऑफेंस दिया हुआ है वही ऑफेंस माना जाएगा, या फिर कोई स्पेशल एक्ट में कोई या फिर लोकल लॉ में ऑफेंस माना पनिशेबल हो वो भी ऑफेंस माना जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आईपीसी इतनी सी ही डेफिनेशन देता है ऑफेंस की, ठीक है। अब आता है 2N तक हो गया है, अब आता है 2O, पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर, ठीक है, पुलिस ऑफिसर में क्या सिंपल सी डेफिनेशन है कि व्हेन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इज एब्सेंट, अगर देखो पुलिस ऑफिसर में एक आईओ होता है, ठीक है, अगर वो एब्सेंट हो, ऑफिसर इंचार्ज, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जो नेक्स्ट ड्यूटी है जिसकी, ठीक है, नेक्स्ट इन रैंक, वो पुलिस ऑफिसर कहलाएगा, ठीक है। आईओ इज द पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ठीक है, इसके अलावा कोई हो तो वो भी पुलिस ऑफिसर कहलाएगा। क्या कह रहे हैं, इंक्लूड्स व्हेन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ठीक है, या फिर जो इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का, एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर, ठीक है, अगर वो एब्सेंट हो तो उसके जो नेक्स्ट रैंक वाला है वो भी पुलिस ऑफिसर कहलाएगा, एसएचओ से अगला। एंड इन्वेस्टिगेशन कौन होता है, जिसको एसएचओ ऑर्डर करता है कि यू आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट दिस स्पेसिफिक ऑफेंस, ठीक है। टू वो हो गया ऑफिस, पुलिस ऑफिसर। अब आता है टू सेक्शन 2E, दैट इज प्लेस।
सेक्शन 2 प्लेस क्या है? हाउस, प्लेस में क्या आता है? बिल्डिंग, थर्ड टेंट, फोर्थ व्हीकल एंड वेसल। कि मतलब ऐसा प्लेस जहां हो जो कि वेदर इट इज मूवेबल और इमूवेबल, जहां पर पर्सन रुक सके, ठीक है, उसे प्लेस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, चलती गाड़ी में क्राइम हो जाए, उस गाड़ी के अंदर जो पर्सन है वो प्लेस कहलाएगी, ठीक है। प्लेस, किस प्लेस पे चलती गाड़ी में क्राइम हुआ। सेक्शन 2Q, दैट इज प्लीडर, क्या कह रहा है? When used in reference to any proceeding, किसी प्रोसीडिंग के रेफरेंस में, इन एनी कोर्ट, किसी कोर्ट के अंदर, अब किसी प्रोसीडिंग के अंदर कोई कोर्ट में जो रेफरेंस लिया जाए, ठीक है, मीन्स अ पर्सन ऑथोराइज्ड बाय, अ पर्सन ऑथोराइज्ड बाय और अंडर एनी लॉ, ठीक है, टू प्रैक्टिस इन सच कोर्ट, ठीक है। और इसमें इंक्लूड कौन होता है? जो कि अपॉइंट किया जाए कोर्ट के थ्रू। सो प्लीडर कौन कौन हुआ? जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट प्लीडर की बात कर रहे हैं, हम प्लीडर की बात कर रहे हैं, या तो एक पर्सन ऑथोराइज्ड है। ऑथोराइज कैसे है? एडवोकेट्स एक्ट 18, एडवोकेट एक्ट के अंदर ऑथोराइज्ड हो, ठीक है, या फिर किसी और लॉ में ऑथोराइज्ड हो, जैसे कि बैरिस्टर लॉ, इंग्लैंड से पढ़ के आ जाते हैं वो भी, ठीक है, जो उसके अंदर प्रैक्टिस कर सके, बार काउंसिल, ठीक है, बार काउंसिल में। और अगर वही पर्सन ऑथोराइज कर दिया कोर्ट के थ्रू, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहलाएगा फिर, ठीक है। अब आता है, ठीक है, अगर कोर्ट अपॉइंट कर देती है तो उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर कह देंगे, और कुछ नहीं। नेक्स्ट आता है सेक्शन 2R ना, हाँ, 2 का R, जिसकी जो बात करता है पुलिस रिपोर्ट की। पुलिस रिपोर्ट, अब देखते हैं पुलिस रिपोर्ट में क्या है। रिपोर्ट फॉरवर्डेड अंडर सेक्शन 173 की क्लॉज 2 में, जिसको कहते हैं चालान, ठीक है, जो या फिर चार्ज शीट। पुलिस रिपोर्ट क्या होगी? एक तरह से चार्जशीट, जो सेक्शन 173 के क्लोज 2 में पेश की जाती है। चलो, दो चीजें होती है पुलिस रिपोर्ट में, एक होती है चालान या फिर चार्जशीट। ये कब पेश होती है? व्हेन प्राइमा फेसा केस इज मेड अगेंस्ट हिम, केस बनता है। एक होती है क्लोजर रिपोर्ट, ये कब होती है फाइल? जो कि क्लोजर रिपोर्ट कह लो या फिर फाइनल रिपोर्ट कह लो इसे, ये कब फाइल होती है? ये फाइल होती है जब प्राइमा फेसाई केस मेड नहीं होता है, इफ प्राइमा फेसाई केस इज नॉट मेड अगेंस्ट द एक्यूज्ड। ये कहां पर दिया हुआ है? सेक्शन 170 CRPC, ठीक है, सेक्शन 170 है, 169 है।
या 169 सॉरी, सेक्शन 169, ये 170 में तो छोड़ देते हैं बात, ठीक है। अब आती है अगली डेफिनेशन, वो है सेक्शन 2S, जो कि बात करता है पुलिस स्टेशन की। पुलिस स्टेशन कौन सा हुआ, ठीक है। एनी पोस्ट और प्लेस डिक्लेयर्ड, कोई पोस्ट या फिर प्लेस जो कि डिक्लेयर की गई है, ठीक है, बाय स्टेट गवर्नमेंट टू बी अ पुलिस स्टेशन, ठीक है। अब क्या हुआ, एक बात बताओ, हाईवे के अंदर ऊपर जाते हुए हम देखते हैं कि छोटी छोटी पोस्ट बना रखी है, क्या वो पुलिस स्टेशन माना जाएगा? यस, दैट इज पुलिस स्टेशन। क्यों? एक पोस्ट है वो, ठीक है। या फिर किसी गांव में एक प्लेस बना दी जहां पर सिर्फ पुलिस स्टेशन काम कर रहे हैं, तो वो भी पुलिस स्टेशन बनाए माना जाएगा। क्यों? दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट एज पुलिस स्टेशन। इसके अलावा भी एक चीज लिखा हुआ, इंक्लूड एनी लोकल एरिया स्पेसिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन दिस भी आप, या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने खुद ही बता दिया कि ये पुलिस स्टेशन होगा, ठीक है। अब आता है सेक्शन 2 का टी, प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड, प्रिस्क्राइब्ड मीन्स जो कि इस रूल्स के अकॉर्डिंग हो, अकॉर्डिंग टू द रूल्स मेड अंडर दिस कोड। इस कोड के अंदर कोई भी रूल्स बनाए हैं एंड उस रूल के अकॉर्डिंग ये कोड चल रहा है, दैट इज प्रिस्क्राइब्ड। अगला आता है सेक्शन 2U, जो कि बात करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। क्या कहता है? एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24, सेक्शन 24 में जो भी अपॉइंटेड हो है, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर माना जाएगा, या फिर उसके डायरेक्शन पे काम करने वाला लीडर भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर माना जाएगा, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन, सेक्शन 24 टॉक्स अबाउट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड उसके अंदर कोई भी पर्सन जो काम कर रहा है, ठीक है, वो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर माना जाएगा। अब आता है सेक्शन 2B, क्या बात कर रहा है? सब डिवीजन की। सब डिवीजन, सेक्शन 2B ये क्या कर रहा है? अ सब डिवीजन ऑफ सब डिस्ट्रिक्ट। अब एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जैसे करनाल ले लो। करनाल को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है? करनाल को घरमुंडा में भी कर रखा है, करनाल को निसिंग थाना भी दे रखा है, सामने नीलोखेड़ी वाला थाना भी दे रखा है, आसपास के जितने भी थाने हैं उनको सब डिवाइड कर रखा है। उन सब डिविजन को भी एक डिस्ट्रिक्ट में माना जाएगा ना, तो उसे कहते हैं सब डिवीजन। अब आता है इम्पोर्टेंट टॉपिक एक और, वो है समन, सेक्शन 2W, जो कि बात करता है समन केस। अब इसको पढ़ते हैं, क्या कहता है समन केस, ठीक है। मीन्स केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस, रिलेटिंग टू एन ऑफेंस, ठीक है, नॉट बीइंग अ वारंट केस, बट नॉट अ वारंट केस। जनरली क्या कहना चाहता है कि वारंट केस को छोड़कर जो भी ऑफेंस होगा वो समन केस माना जाएगा। इसीलिए हमें वारंट केस की डेफिनेशन देखनी चाहिए पहले। वारंट केस क्या है?
खतरे का निशान 2x। हाँ, x माने तो खतरा, वारंट केस। अब वारंट केस क्या कहता है कि केस रिलेटिंग टू ऑफेंस, किस लिए, वन, पनिशेबल बाय डेथ, ठीक है, जिस केस के लिए डेथ की सजा सुनाई गई हो, बी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट सजा सुनाई गई हो, या फिर सी, 2 इयर्स और मोर की सजा सुनाई गई हो। ठीक है, क्या क्या, डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 2 ईयर, दीज आर कंसिडर्ड एज वारंट केस। अभी एक हमने कॉग्निजेबल केस देखा था, कॉग्निजेबल में क्या था, अरेस्ट विदाउट वारंट। ठीक है, अब वारंट कौन सा होता है, ऐसे केसेस जिसमें वारंट की जरूरत ना हो, बेसिकली वो समन केस कहलाए जाएंगे, और नहीं, जिसमें वारंट की जरूरत ना हो वो क्या कहलाए जाएंगे, वारंट वाले केस, और जिसमें समन की मतलब वारंट नहीं चाहिए वो होंगे समन केस। ठीक है, उल्टा बोल दिया, सॉरी, कि जिसमें वारंट चाहिए होगा कॉग्निजेबल केस के लिए वो वारंट केस कहलाएंगे, और जिसमें वारंट नहीं चाहिए वो समन केस कहलाएंगे। सो अदर देन वारंट केस इज समन केस, इज समन केस। अब क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में उठ गई होगी कि हमें क्लासिफाई करने की जरूरत क्या है पड़ी। इट इज यूजफुल, क्लासिफिकेशन क्यों यूजफुल है, हाँ, बेसिकली टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ ट्रायल प्रोसीजर। कि कौन सा प्रोसीजर हमें यूज करना चाहिए इन समन केस और वारंट केस। ठीक है, सेकेंडली, एज वी नो, समन केस और वारंट केस का ट्रायल डिफरेंट होगा। डिफरेंट ट्रायल, ठीक है। अब तीसरी बात क्या है, सीरियसनेस पता लगती है इससे, सीरियसनेस ऑफ ऑफेंस का अंदाजा लगता है कि भाई कितना सीरियस है ऑफेंस। ठीक है, कि अगर वारंट हुआ तो मतलब कि उसने या तो डेथ वाला केस कर रखा, 302 का केस होगा, या फिर 307 का केस होगा, या फिर केस जिसमें 2 साल से सजा है, जैसे थेफ्ट जिसमें 3 साल की सजा है, वो भी वारंट केस है। ठीक है, ऐसी सिचुएशंस को जानने के लिए समन और वारंट में हम डिस्टिंग्विश करते हैं। ठीक है, अब आती है अगली डेफिनेशन, सेक्शन 2WA, जो कि विक्टिम को डिफाइन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, 2009 की अमेंडमेंट में डाला गया था विक्टिम वर्ड। ठीक है, 2009 की अमेंडमेंट, जो कि कौन सी है, एक्ट 5 ऑफ 2009, 2008 सॉरी, एक्ट 5 ऑफ 2009 विद इफेक्ट फ्रॉम, क्या कौन सी इफेक्ट है, 31/12/2009 को। ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2008 के अकॉर्डिंग विक्टिम की जो डेफिनेशन है वो डाली गई है, वो क्या है, मीन्स a person who has suffered any loss or injury, जिसको कोई लॉस या फिर इंजरी हुई हो, किस वजह से, बाय एक्ट और ओमिशन। ठीक है, जिस एक्ट और ओमिशन के लिए
person has been charged. चार्ज की डेफिनेशन देखी थी ना कि वन चार्ज और सेट्स ऑफ मोर चार्ज, ठीक है। बट इसमें क्या क्या इंक्लूड हो रहा है विक्टिम में? इंक्लूड्स his or her guardian or legal heirs. His or her guardian or legal heirs, ठीक है। दैट इज विक्टिम। कौन सी उससे आया था? 2009 वाली जो अमेंडमेंट है सीआरपीसी में, विद इफेक्ट फ्रॉम 31 दिसंबर 2009। लास्ट डेफिनेशन क्या है? सेक्शन 2 की वाई, जो कि है सेविंग्स क्लॉज। सेविंग्स क्लॉज, सेविंग्स क्लॉज किस चीज को सेव कर रहा है? कि अगर कोई वर्ड्स या फिर एक्सप्रेशन यहाँ पर है और वो डिफाइन नहीं किए गए हैं, ठीक है, पूरे एक्ट में डिफरेंट वर्ड्स है जिनको डिफाइन करना मुश्किल है, हाँ, नॉट पॉसिबल टू डिफाइन, ठीक है। बट आईपीसी में वो डिफाइंड है, तो में डिफाइंड है, तो उनका जो मतलब है वो आईपीसी से लिया जाएगा। वी शुड टेक दैट डेफिनेशन फ्रॉम देयर, ठीक है। और उसका भी सेम मीनिंग होगा यहाँ पर, ओके, डन। दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। आई होप मैंने काफी कुछ एक्सप्लेन कर दिया हो। केसेस के लिए मैं स्पेसिफिक एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें हम सारे लैंडमार्क केसेस को डील करेंगे, ठीक है। इसमें हम ज्यादा केसेस नहीं करने वाले, इसमें थे भी नहीं ज्यादा ऐसे पढ़ने के लिए, जो थे मैंने बता दिया अभी तक और बताता रहूंगा साथ के साथ, ठीक है। अभी आज हमने सिर्फ डेफिनेशंस की है, फ्रॉम सेक्शन 2A से लेके 2Y तक सारी की सारी डेफिनेशन आज कंप्लीट कर ली है हमने, ठीक है। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट यार। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल। यार आप लोग सब्सक्राइब करोगे तभी मेरे को मोटिवेशन मिलेगी, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। आप लोगों के लिए कुछ कर रहा हूँ, कुछ मेहनत कर रहा हूँ, यार मेहनत लगता है चार चार बुक्स पे पढ़ के और आपको कुछ शो करना या प्रेजेंट करना, इस मेहनत का थोड़ा सा फल तो मिलना चाहिए ना। प्लीज सब्सक्राइब यार। थैंक यू सो मच। हाँ, एंड टेक केयर, बाय बाय। एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, साथ में घंटी भी बजा देना यार, इतना मेरे को नहीं पता यार यूट्यूब यूट्यूब का। आज ही मुश्किल से आपकी रिकॉर्डिंग कर पाता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता यार, ठीक है। आई एम नॉट अ दैट टेक्निकल गाय, बट स्टिल आई एम होपिंग दैट आप लोग से शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, और किसी नीडी पर्सन को अगर जरूरत है उस तक पहुंच जाएंगे भी। थैंक यू गाइज, वेल बाय बाय।